हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस परिवार में जिसका नाम है जीके जीएस बाई अमित पांडे। खास आप भी जानते हैं कि आज के पहलू में जिस एक बिंदु के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और संकल्पनाओं की जब बात की जाए तो मुख्य रूप से आप कह सकते हो कि आपके आरओ एआरओ और जो पीसीएस की परीक्षा लगी हुई है उसमें आप भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित कुछ एक प्रश्न पूछे जाते हैं और उन्हीं का एक पूरा पर्याय लेकर के हम आप सबके साथ यहाँ पर जुड़े हैं। तो बेसिक रूप से आपकी इस श्रृंखला की शुरुआत हो चुकी है। आपके क्रम में खास करके हम एक एक बिंदुओं को लेकर के यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं और जुड़ चुके हैं। तो आप लोग भी अपनी उपस्थिति को दर्ज कराते हुए इस सेशन में जुड़ जाएं ताकि रोज की तरीके से चलने वाले इस अनवरत सेशन को यहाँ से कंटिन्यू किया जा सके। एक एक बिंदु एक एक पर्याय के साथ इसी संदर्भ में कि वाग्देवी की कृपा सदैव आपके ऊपर बरकरार रहे। सरस्वती महाभागे विद्या कमल लोचने विद्या रूपी विशालाक्षी विद्या देही नमोस्तुते। माँ वाग्देवी का सानिध्य इस तरीके से प्राप्त हो ताकि नित्य नई ऊंचाइयों को आप लोग अचीव करें। यही संकल्पना सदैव से हमारी आपके प्रति होती है और इसी बिंदु के साथ आज के हम इस क्लास की शुरुआत भी करते हैं। आज के बिंदु की जब बात की जाए तो एक एक बिंदु पे एक एक पर्याय पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन क्रम की जब बात की जाए तो सबसे पहला जो प्रश्न आपके सम्मुख है वो कुछ इस प्रकार से है कि अगर हम भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना आता है? आज भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की जब बात की जाए तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में यूपी का कुल कितना हिस्सा आपको देखने को मिलता है? नाम की जब बात की जाए तो 7.33%, 8.99% या फिर आपके 9.02% या फिर आपके 10.04%। इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? खसा राहुल सिंह, अंकिता सिंह, आपका बिल्कुल स्वागत है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका संबंध क्या होगा? भौगोलिक क्षेत्रफल मुख्य रूप से सबसे पहली बात तो यही आती है कि अगर हम भौगोलिक क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो ये है कितना। तो सीधे शब्द में ध्यान रखिएगा, आज उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसके बारे में आपने कई बार सुना होगा कि इसकी जो संख्या है वो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। अब 2,40,928 वर्ग किलोमीटर की जब बात की जाए तो ये तो पूरे यूपी का क्या है, क्षेत्रफल है। और इस पूरे यूपी के क्षेत्रफल के अनुसार आप भी जानते हैं कि आज हमारा राज्यों में क्या आता है, चौथा स्थान शामिल है। भारत में जो आज वर्तमान में 28 राज्य हैं तो उस 28 राज्यों के परिप्रेक्ष्य में क्या होता है, हमारा चौथा स्थान शामिल है। और उसी चौथे स्थान की जब बात की जाए तो परसेंटेज वैल्यू जो हमारा एरिया का आता है, मान लेते पूरा भारत 100% है तो उस दशा में हमारी जो वैल्यू आती है वो 7.33% की आती है। अब इस बिंदु की जब बात की जाए तो इस बिंदु में ध्यान रखिएगा, चूंकि हमारे यूपी का स्थान चौथा है तो बात आती है कि बाकी तीन कौन होते हैं, ये हमें सदैव कंफ्यूज करता है। तो बाकी तीन को याद करने के लिए हमने कई बार आपके साथ एक ट्रिक साझा किया है और इस ट्रिक का संदर्भ क्या है, तो चूंकि आजकल आप जानते हैं कि राम आएंगे, ठीक है, सीधी सी बात है। तो आप भी जानते हैं कि भगवान राम महान है और भगवान राम महान है तभी तो ये विद्यमान है। आप भी जानते हैं भगवान राम महान है। इसी परिप्रेक्ष्य से क्या करते हैं, हम सूत्र को निकाल लेते हैं। तो क्या नाम निकल के आएगा? सीधे शब्दों में पहला शब्द होता है राम, अर्थात पहला शब्द है रा और रा से राजस्थान। दूसरा शब्द है माँ, अर्थात हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के बाद तीसरा शब्द क्या है, महा, अर्थात हम कह सकते हैं महाराष्ट्र। तो आज हमारे यूपी के परिप्रेक्ष्य की जब बात की जाए तो हमारा यूपी चौथे नंबर पे आता है राज्यों के दृष्टिकोण से, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। लेकिन हम जब बाकी बात के करते हैं तो बाकी दो तीन कौन है, तो बाकी तीन का नाम ध्यान रखिएगा, ये कुछ इस प्रकार से हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये तीन नाम आपको देख मिलते हैं। और हमारा यूपी क्या करता है, चौथा स्थान इसमें क्रम से धारित करता है। अब बिंदु की बात चल रही है तो क्षेत्रफल के नाम से क्या हो जाता है, हमारा यूपी 7.33% क्षेत्रफल रखता है। कुल एरिया कितना है तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर ये पूरा पूरा एरिया होता है। खास करके अब चूंकि एरिया की बात की तो यहीं पर एक बिंदु और ध्यान रखिएगा, कई बार आपके प्रश्न पत्र में पूछा जाता है, बताइए जनसंख्या के दृष्टिकोण से। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कोई कहता है जनसंख्या के दृष्टिकोण से हमारे यूपी का क्या स्थान है, तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से आपने यूपी के बारे में सदैव सुना होगा, हमारे यूपी कौन सा स्थान रखता है, पहला स्थान रखता है। आज जनसंख्या के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो हमारे यूपी के परिप्रेक्ष्य क्या होता है, पहला स्थान देखने को मिलता है। और पहले स्थान की जब बात की जाए तो इस मामले में आपने सदैव सुना होगा हमारी यूपी की जनसंख्या कितनी है, तो हमारी यूपी की जो जनसंख्या है खास करके 2011 के आंकड़ों के अनुसार, तो 2011 की जो जनगणना है अगर उसकी बात की जाए तो उसके अनुसार हमारी यूपी की जनसंख्या कितनी है, 19,98,92,000
12,341। कितनी है? 19,98,12,341। यह प्रमुख रूप से हमारी यूपी की जनसंख्या है। और इस जनसंख्या की जब बात की जाए तो देश की कुल संख्या में कितना वैल्यू रखता है? तो 16.51%। कितना? 16.51% की जब बात की जाए तो ये पूरी वैल्यू आपको दिख मिलती है। तो आज जनसंख्या के मामले में हमारा यूपी क्या है? पहला स्थान रखता है 16.51% वैल्यू के साथ 2011 की जनगणना के अनुसार 19,98,12,341 लोग क्या करते हैं? यहाँ पे आपके निवास करते हैं। तो इस परिपेज को ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.33% रखता है, जबकि जनसंख्या के मामले में हमारी यूपी का क्या स्थान होता है? आपका पहला स्थान हो जाता है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि बताइएगा कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद ऐसा है जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? किसके साथ? नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। इस नाम की जब बात की जाए तो इसे नाम देते हैं बलरामपुर, श्रावस्ती, कुशीनगर या फिर आपके लखीमपुर खीरी। हमें लगता है इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल आसानी से कर पाते अगर आप इस चैनल पे गए होते, और इस चैनल पे गए होते किसके बारे में? ये सेशन देखा होता। पहला सेशन हमने साझा किया था कि उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन से हैं, उनके बारे में एक शॉर्ट टिक आपको दी थी। और दूसरा हमने उसके अगले दिन साझा किया कि नेपाल के साथ जो जिले सटे हैं उनको याद करने की शॉर्ट टिक। ठीक है, तो अगर आपने इस सेशन को देखा होगा तो बिल्कुल आप इसका सही जवाब कर पाएंगे। हालांकि आपकी सहूलियत के लिए हम पुनः बता देते हैं कि इसमें क्या ट्रिक है, क्या एक मंतव्य है। तो मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा, ट्रिक के साथ ही पहले चलते हैं। ट्रिक है अगर इसको याद करना है, क्योंकि आप भी जानते हैं नेपाल जो है, आज नेपाल की जब बात की जाए तो नेपाल के साथ क्या होता है? हमारी एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा होती है। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, हमारी क्या होती है? एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा होती है। क्योंकि बाकी अगर देखा जाए तो बाकी हमारे राज्यों के साथ सीमा साझा होती है, लेकिन नेपाल क्या है? नेपाल के साथ हमारी एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा होती है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जब बात की जाए तो कितना? 579 किलोमीटर। आज 579 किलोमीटर की जब बात की जाए तो 579 किलोमीटर की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा होती है। खास करके अगर देखा जाए तो यूपी के 7 ऐसे जिले हैं जो क्या करते हैं? यहां पर सीमा साझा करते हैं। तो उन्हीं 7 जिलों के बारे में कई बार पूछा जाता है कि उन्हें बताइए, तो उन्हीं को बताने के लिए स्टिक की जरूरत पड़ी, और स्टिक के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? उनको याद कर सकते हैं। तो हमारे इस संदर्भ में एक टिक होती है कि एक राजा थे जिनका नाम था महाराज, और चूंकि आप भी जानते हैं गौतम बुद्ध और सिद्धार्थ वगैरह के बारे में, तो वो राजकुमार थे, तो इसी कारण से ध्यान रखिएगा कि महाराजा सिद्धार्थ हैं, उनके यहाँ पर एक व्यक्ति आया जिनको उन्होंने क्या किया? एक, चूंकि कह सकते हो ना कि जब हमें कोई स्पेशल व्यक्ति आता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? काजू कतली लेके जाते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति लोकल टाइप का होता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? बतासा खिला के पानी पिला देते हैं। ठीक है, तो वही संकल्पना है कि महाराजा सिद्धार्थ हैं, इन्होंने क्या किया? एक यहाँ पर इनसे मिलने वाला मित्र आया जिसका नाम था बलराम। तो बलराम को क्या किया? इन्होंने सस्ती इलायची वाली खीर पिलाई। सस्ती इलायची वाली खीर पिलाई, सीधे शब्दों में ध्यान रखिएगा। तो महाराजा बलराम के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सिद्धार्थ ने क्या किया? सस्ती इलायची वाली खीर पिलाई। और इसी से क्या हो जाता है? हमारा सूत्र निकल जाता है, हमारे जिलों के नाम निकल जाते हैं। क्या क्या नाम होते हैं? तो खासा अगर इनके नामों की बात की जाए तो पहला नाम ध्यान रखिएगा, पहला नाम होता है महाराज से महाराजगंज। महाराजगंज, महाराजगंज के अलावा दूसरा नाम क्या होता है? सिद्धार्थ, अर्थात सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर के अलावा बलराम, अर्थात बलरामपुर। बलरामपुर के अलावा सस्ती, अर्थात श्रावस्ती, श्रावस्ती। फिर इलायच, अर्थात बहराइच। बहराइच के बाद खीर, अर्थात लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी के बाद क्या नाम आता है? पिलाई, अर्थात पीलीभीत। तो ये 7 जिले ऐसे हैं जो क्या करते हैं? आपके नेपाल के साथ सीमें साझा करते हैं। क्या करते हैं? हमारे यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर खास करके ये 7 ऐसे जिले हैं जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अब इस बिंदु की जब बात की जाए तो इस बिंदु को हम किस रूप में देख पाते हैं कि हमारा बलरामपुर सीमा साझा कर रहा है, श्रावस्ती भी सीमा साझा कर रहा है, लखीमपुर खीरी भी साझा कर रहा है। कौन नहीं साझा कर रहा है? कुशीनगर। कुशीनगर की जब बात की जाए तो कुशीनगर ध्यान रखिएगा आज काफी महत्वपूर्ण जिला होता है, जहां पर भगवान बुद्ध को क्या हुआ था? महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। तो
तो महापरिनिर्वाण की जब बात की जाए तो इसके संदर्भ में कुशीनगर का नाम ध्यान रखिएगा। वैसे कुशीनगर आप भी जानते हैं यहाँ पर क्या है, एक किन्नर विश्वविद्यालय भी आपको देख मिलता है। तो किन्नर विश्वविद्यालय के अलावा अगर महापरिनिर्वाण की जब बात की तो ये संबंध क्या होगा, ये आपके कुशीनगर जिले से संबंधित होगा। कुशीनगर हमारे साथ सीमा साझा नहीं करता है। वैसे कुशीनगर में एक नाम और ध्यान रखिएगा, केला महोत्सव अभी हाल फिलहाल में क्या किया गया था, आयोजित किया गया था। और केला महोत्सव से याद होना चाहिए, केला के जो फाइबर होते ना, केला फाइबर, तो एक जिला एक उत्पाद योजना में केला फाइबर इसमें आपके चुने गए हैं। ठीक है, आगे की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के शहरों के परिप्रेक्ष्य और नदियों के साथ क्या करिए, उन्हें मैच कराइए जो उसके किनारे स्थित हैं। आज यूपी की जब बात की जाए तो यूपी के परिप्रेक्ष्य और नदियों के बारे में चर्चा करिए जो उनके किनारे क्या है, आपके अवस्थित हैं। नदियों की जब बात की जाए जैसे गंगा जौनपुर के परिप्रेक्ष्य है, आपके राप्ती बिठूर के किनारे, या फिर गोमती प्रतापगढ़ के किनारे, और सई आपके गोरखपुर के परिप्रेक्ष्य हैं। किन नदियों का संदर्भ हमें किन एक शहरों के किनारे देखने को मिलता है। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो हमारे यूपी में बहुत सारे जो शहर हैं, पुरानी संकल्पनाओं का एक ही आधार था कि व्यक्ति को खाने के लिए रोटी चाहिए, खास करके रहने के लिए आवास चाहिए, लेकिन मुख्य रूप से रोटी उगाने के लिए पानी की जरूरत थी, अपने लिए और जानवरों के लिए पीने के पानी की जरूरत थी। तो जितने भी आपके बड़े बड़े आप कह सकते हो कि शहर बसाए गए वो किसी न किसी नदी के किनारे बसाए गए। पहली जरूरत की पीने का पानी, और दूसरी जरूरत की जो हमारे कूड़े कचरे होंगे उसको भी पानी के साथ क्या किया जाएगा, बहा दिया जाएगा। तो जितने भी शहर हैं आज के पर्याय में, उनको स्थापित करने का मंतव्य ही था कि बड़ी बड़ी नदियों के किनारे स्थापित हैं। अब देखा जाए कौन कौन से शहर इसमें कौन कौन से हैं। तो देखिए हमें कुछ नहीं पता, एक शहर जरूर पता है, हमने कई बार चर्चा किया है कि गोमती जो है वो जौनपुर के किनारे स्थित है। ये बात तो सही है कि गोमती की जब बात की जाए तो गोमती जौनपुर के किनारे स्थित है। हालांकि जौनपुर के अलावा अगर इसी की बात की जाए तो यहाँ पर और कौन से शहर स्थित है, तो खासा आपने सुना होगा जौनपुर के अलावा हमारे यूपी की राजधानी जो लखनऊ है वो भी गोमती के किनारे स्थित है। और यहीं पर अगर देखा जाए तो आपने किसके बारे में सुना होगा, खास करके प्रतापगढ़ के बारे में, सॉरी प्रतापगढ़ की बात करें, सुल्तानपुर के बारे में। तो सुल्तानपुर की जब बात की जाए तो सुल्तानपुर, ये तीन शहर कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, तो सुल्तानपुर, लखनऊ और जौनपुर ये क्या हो जाते हैं, ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो मिला लेते हैं, सी का एक, सी का एक कहाँ पे है, सी का एक यहाँ पे नहीं है, सी का एक यहाँ पे नहीं है, केवल दो ऑप्शन में है सी का एक। चलिए अभी नहीं मिला, आगे बात करते हैं। पुनः एक संकल्पना आती है जिसका नाम होता है कि ये जो हमारी राप्ती नदी है, कई बार हमने सुना है कि ये जो राप्ती नदी है ये किसके किनारे स्थित है, तो ये गोरखपुर शहर के किनारे से होकर के जाती है। इसका मतलब बी का चार, बी का चार यहाँ पर भी है, बी का चार यहाँ पे भी है। ओ माय गॉड, फिर से एक संकल्पना। चलिए आगे की बात करते हैं। हमें और नहीं पता, लेकिन एक चीज जरूर पता है कि ये जो सई नदी है, सई नदी की जब बात की जाए तो सई नदी के किनारे क्या है, प्रतापगढ़ स्थित है। तो फिर से देखते हैं डी का तीन, डी का तीन कहाँ पे है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब हमारा जवाब क्या होगा, बी वाला हो जाएगा। सीधे शब्दों में आप कह सकते हो कि आपके गंगा नदी के किनारे क्या होता है, बिठूर आपका लोकेशन पड़ता है। बिठूर के संदर्भ में, तो बिठूर आज अगर हम कानपुर की बात करें, क्योंकि यहाँ पे आपने सुना होगा किसका नाम, जब हम बात करते हैं बिठूर गंगा महोत्सव, तो बिठूर गंगा महोत्सव की जब बात की जाए तो ये कहाँ से समित है, तो बिठूर गंगा महोत्सव को आप जानते भी हैं, खासा ये कानपुर की परिप्रेक्ष्य आपको देख मिलता है। और इसी कानपुर बिठूर लोकेशन में, चूंकि आपने सुना है लव कुश का जन्म हुआ था, माता सीता का जब दूसरा एग्जाइल हुआ था, तो जो वशिष्ठ है, आज आपके खास करके वाल्मीकि नाम से एयरपोर्ट अयोध्या का नामकरण किया गया है, तो उनका आश्रम यहाँ पे है। तो इस परिप्रेक्ष्य ध्यान रखिएगा। ऋषि वाल्मीकि की जब बात की जाए तो वाल्मीकि आश्रम यहीं पर आपको देखने को मिल जाता है। और वाल्मीकि आश्रम के परिप्रेक्ष्य आपने सुना होगा, यहीं पर बिठूर गंगा महोत्सव होता है। तो यहाँ पे लव कुश का जन्म हुआ था। अब देखा जाए तो एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पहली बात तो लव कुश का जन्म हुआ है, लेकिन इन्हीं के सम्मान में क्या किया गया, हमारे कानपुर को जो पीने का पानी मिलता है उसे हम क्या नाम देते हैं, लव कुश बैराज के रूप में भी जानते हैं। तो ये गंगा नदी के ऊपर आधारित करते हुए लव कुश बैराज आपका क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। तो वाल्मीकि का नाम थोड़ा सा चर्चा में रखिएगा, क्योंकि अभी इनके नाम से क्या किया गया, एक एयरपोर्ट आपका स्थापित किया गया है अयोध्या में। ठीक है, बाकी आप भी जानते हैं राप्ती, राप्ती के परिप्रेक्ष्य एक नदी और ध्यान रखिएगा जो कि गोरखपुर के परिप्रेक्ष्य देख मिलती है, रोहिणी नदी। रोहिणी नदी, आज रोहिणी की जब बात की जाए तो रोहिणी का संबंध क्या है, तो यह आपके यूपी में देख मिलती है, खास करके गोरखपुर के परिप्रेक्ष्य। और गोरखपुर की जब बात की जाए तो गोरखपुर से लगभग 5-10 किलोमीटर दूर पर है। और इसकी जब बात की जाए तो इसका संबंध क्या है, तो यहाँ पे जो गौतम बुद्धा थे, गौतम बुद्धा, तो गौतम बुद्धा पहले क्या थे, राजा थे, राजा के लड़के थे, मतलब राजकुमार थे। तो कोई भी राजकुमार होगा तो महंगे महंगे वस्त्र पहनेगा, तो इन्होंने क्या किया था, अपने राजसी वस्त्रों का त्याग किया था।
तो राजसी वस्त्र की जब बात की जाए तो राजसी वस्त्र का त्याग किया था। जैसे आपने रामायण देखा है, तो रामायण में जब राम को क्या होता है, वनवास होता है, तो उस दशा में क्या होता है, उनको कहा जाता है कि वो जो साधु सन्यासी वाला वस्त्र होता है वल्कल, उसे धारित करना है। तो ये संकल्पना मंथरा ने पूरा कर दिया था, वहीं घर पे ही, घर पे उसके लिए साधु सन्यासी वाले वस्त्र मंगा करके और सीता को कह सकते हो कि राम को लक्ष्मण को पहना करके तब निकाला था। लेकिन चूंकि सिद्धार्थ जो थे वो तो अपने पत्नी को सोता हुआ छोड़ के चले आए थे, तो उस दशा में अब वो चले आए, लेकिन उन्हें जानकारी नहीं थी, पता चला हमें जंगल जाना है तो लुटेरे हमें लूट लेंगे, तो उस दशा में उन्होंने कहा कि हमें जंगली वेशभूषा रखनी है। तो यहाँ पर क्या होता है, इन्होंने अपने राजसी वस्त्र को गोरखपुर में आकर के त्यागा था। ठीक है, आगे की बात की जाए तो कहा जा रहा है कौन एक सही सुमेलित नहीं है, कौन एक सा बिंदु यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। नाम की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में अधिकतम न्यूनतम क्षेत्र खास करके दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के ये जिले हैं, और उस परिप्रेक्ष्य में आपको बताना है कौन सा अधिकतम है या फिर कौन सा न्यूनतम है। खास अगर देखा जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से लखीमपुर की अधिकतम क्षेत्रफल के रूप में, सोनभद्र अधिकतम वन क्षेत्र के रूप में, सीतापुर न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल के रूप में, संत रविदास नगर न्यूनतम वन क्षेत्र के रूप में। अब देखिए हमारे यहाँ पर दो बिंदु ध्यान रखिएगा। अभी हमने क्षेत्रफल के बारे में जब चर्चा किया था तो क्षेत्रफल हमने यूपी का देखा था 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, और इस क्षेत्रफल के मामले में हमारी यूपी की वैल्यू क्या थी 7.33%, और राज्यों की कैटेगरी में क्या होता है चौथा स्थान हमें देखने मिलता है। ठीक है, दो चीजें हमने यहाँ पर देखी थी। अब इसी क्षेत्रफल को थोड़ा सा अगर हम कंक्लूड करें तो ध्यान रखिएगा, चूंकि आज यूपी में कुल 75 जिले हैं, तो 75 जिलों की जब बात की जाए तो 75 जिलों के परिप्रेक्ष्य ध्यान रखिएगा, हमारे 75 जिलों की संकल्पना में कौन सा जिला बड़ा है, कौन सा जिला छोटा है, अगर उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे रिकॉल करें तो पुनः एक बार एक ट्रिक याद रखिएगा। आप कहेंगे कितना ट्रिक है। देखिए याद करने के लिए सारी चीजें अच्छी होती हैं जब आपके एग्जाम में आ जाए, नहीं तो ये ट्रिक भी बड़ा बेकार होता है। ट्रिक की संकल्पना क्या है, ट्रिक की संकल्पना ये है, कल हमारी रजनीश से बड़े लंबे समय से बातचीत चल रही है और उसी बातचीत में एक बात निकल के आई कि गुरुजी घर पे आते तो आपको खीर पूड़ी खिलाते हैं। हमने कहा वाह भाई वाह, समय तो बहुत अच्छा है, सर्दी का मौसम, अगर गरम गरम पूड़ी मिले तो क्या ही पूछना है, मजा आ जाए फिर। तो उसी से हमें याद आया कि अगर खीर पूड़ी खिला रहे हैं तो हम क्यों ना इससे ही कुछ काम बना लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप खीर पूड़ी को याद करते हैं तो इसे खीर पूड़ी से ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ पर क्या नाम जुड़ जाते हैं, दो नाम जुड़ते हैं। खास करके पहला नाम क्या जुड़ता है, तो पहला नाम जुड़ता है हमारे यहाँ पर, पहला नाम होता है लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी। तो लखीमपुर खीरी की जब बात की जाए तो यहाँ पे क्या शब्द लगा है, खीरी। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना है, तो आपने कई बार सुना होगा 768 अर्थात 7,680 वर्ग किलोमीटर की जब बात की जाए तो ये इसका पूरा पूरा क्षेत्रफल है। और यही पर अगर देखा जाए तो पूरी, पूरी का संदर्भ क्या होगा, पूरी का संदर्भ होगा हापुड़। हापुड़ की जब बात की जाए तो हापुड़ हमारी यूपी का सबसे छोटा जिला होता है, जिसका क्षेत्रफल कितना है, तो जिसका क्षेत्रफल है 660 वर्ग किलोमीटर। तो हमारे यहाँ पर दो नाम ध्यान रखिएगा, खीर पूड़ी के परिप्रेक्ष्य आपको याद आना चाहिए कि लखीमपुर खीरी जो हमारी यूपी का सबसे बड़ा जिला है और हापुड़ जो है वो यूपी का सबसे छोटा जिला है। अब यहाँ पे एक बात क्लियर हो गई कि लखीमपुर खीरी जो है वो हमारी यूपी का क्या है, हमारी यूपी का सबसे बड़ा जिला है। पहली बात तो क्लियर हो गई कि सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है, अच्छी बात है। फिर सीतापुर जिला हमारी यूपी का न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल है, यही गलत हो गया क्योंकि अभी हमने बताया कि हमारे यहाँ पर क्या होता है, हमारे यहाँ पर सबसे छोटा जिला जो है उसका नाम क्या है, हापुड़ नाम है, ना कि हमारे यहाँ पर क्या हो जाए सीतापुर होगा। बाकी यही पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर किससे समित होगा, तो यहाँ पे नाम ध्यान रखिएगा किसके परिप्रेक्ष्य, सोनभद्र। आज सोनभद्र की जब बात की जाए तो सोनभद्र किसके लिए जाना जाता है, तो नाम के रूप में ध्यान रखिएगा कि सोनभद्र की जब बात की जाए तो सोनभद्र सबसे अधिक वन आच्छादित क्षेत्रफल के रूप में जाना जाता है, और जबकि हमारे यहाँ पर संत रविदास नगर या भदोही जिसे कहते हैं वहां पर सबसे कम वन आच्छादित आपको देख मिलता है। क्योंकि अभी हमारे यहाँ पर जो खास करके आपने 17वीं वन रिपोर्ट देखी होगी, तो 17वीं वन रिपोर्ट के मानक के अनुसार यूपी के परिप्रेक्ष्य अगर देखा जाए तो आप भी जानते हैं कितना 6.15% क्या है वन की मात्रा है पूरे देश के संदर्भ में कुल क्षेत्रफल के अनुसार। और सोनभद्र जिले की जब बात की जाए तो सोनभद्र जिले में सर्वाधिक वन और भदोही में क्या होता है सबसे कम मात्रा में वन। जबकि सहारनपुर की जब बात की जाए तो सहारनपुर का नाम ध्यान रखिएगा जहां पे क्या होता है सबसे ज्यादा वृद्धि। तो ये आपको नाम देखने मिल जाते हैं। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से ध्यान रखिएगा। आगे की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में भांवर क्षेत्र, भांवर क्षेत्र की जब बात की जाए तो भांवर क्षेत्र में किस एक प्रकार की यहाँ पर क्या होती है मिट्टी पाई जाती है। आज भांवर क्षेत्र की जब बात की जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से रजनीश कह रहे हैं कुछ डिस्ट्रिक्ट में स्मॉलर डिस्ट्रिक्ट भदोही दिया हुआ है। हाँ वो एक्चुअली ऐसा है ना, जो आपके रामायण काल की पुस्तकें हैं, बहुत सारे किताब छापने वाले क्या होते हैं ना,
वो बार बार वही कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो इसी कारण से तो हम बार बार आपको सुझाव देते हैं कि हमारे गांव में एक वो आता था, चूहा बेचने की दवा बेचने वाला, तो कहता था ये मुँह चौरवन से बचो, मुँह चौरवन से बचो, ठीक है। मतलब जो झूठे ही करते हैं, तो सीधे शब्दों में कि जो पुरानी संकल्पनाओं को लेकर के कॉपी करके बैठे हैं ना, उनसे ना आप उदाहरण लीजिए। हम बार बार इसीलिए आपको शायद एक बार सेशन भी किया था कि कौन यूपी जीके की बुक ले, तो उसमें हमने आपको रेखांकित भी किया था कि केवल 2 पुस्तक है जो प्रमाणिक है। ऐसी बात नहीं, पुस्तक गलत नहीं होती है कभी भी, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपडेट नहीं रखते हैं, चीज़ों को कहीं से उठाया, कॉपी पेस्ट डाल दिया, ठीक है। तो वही संकल्पना यहाँ पे आपको दिख मिलती है, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है, पुराने समय में भदोही था, लेकिन जब आपके यूपी के और नए जिले बनाए गए बाद में, तो उस दशा में क्या हो जाता है, ये हापुड़ जो था वह प्रमुख रूप से नहीं, ऐसा किसी का हम नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन हाँ ऐसे कुछ बुक हैं जिसमें अलग अलग गलतियाँ दी हैं। जैसे अब जिस बुक को हम रेफ़र करते हैं उसमें आपके जो क्या नाम है, कासगंज में जन्मे थे आमिर खुसरो, उनकी जन्म तिथि को गलत बताया है, ठीक है। तो इसका मतलब वो गर्म थोड़ी न जन्मे थे। इवन आप कह सकते हो ब्रह्म कमल बहुत सारी बुक में आपकी बताई गई हैं, तो ब्रह्म कमल हमारे यूपी का राजकीय सिंबल तो है नहीं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको दिख मिलती हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों को लेकर के ठीक है। चल, तो यहाँ पर हम किसकी बात करें कि उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। और इस भावर की जब बात की जाए तो भावर का संदर्भ महीन जलोढ़, दलदली भूर या फिर कंकरेली पथेली के रूप में ये नाम संबंधित आपको देख मिलता है। आज यूपी की जब बात की जाए तो यूपी के परिप्रेक्ष्य में यह नाम प्रमुख रूप से देखने मिलता है। नाम की जब बात की जाए तो यूपी में, क्योंकि आप भी जानते हैं आज यूपी का जो क्षेत्रफल है वो ऐसा है, ठीक है। और इस ऐसी यूपी की जब बात की जाए तो इस ऐसी यूपी के क्षेत्रफल के परिप्रेक्ष्य में ये जो लोकेशन है इसे हम क्या कहते हैं, भावर एवं तराई, भावर एवं तराई। दूसरा जो संदर्भ होता है वो होता है मध्य मैदान, और तीसरा होता है दक्षिण का पठार। दक्षिण के पठार की जब बात की जाए तो ये पूरी तरीके से आप कह सकते हो पठारी क्षेत्र है। टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, उसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन अभी टाइपिंग मिस्टेक थोड़ी ना होगा कि भदोही की जगह हापुड़ होना चाहिए या हापुड़ की जगह भदोही, ठीक है। इतना मिस्टेक थोड़ी ना होगा, ठीक है। बहरहाल यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैदान गंगा यमुना के मैदान के रूप में भावर एवं तराई। भावर और तराई की जब बात की जाए तो भावर के हिस्से में क्या होता है, यहाँ पे बड़े बड़े क्या होते हैं, कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, ठीक है। और कंकड़ पत्थर, और बाकी जब आगे जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, यहाँ पे महीन कण पाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो जो तराई का लोकेशन है वहां पे महीन कण पाया जाता है, जबकि भावर की जब बात की जाए तो भावर में क्या होता है, कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है, कंकड़ पत्थर की मात्रा अच्छी खासी देख मिलती है। तो भावर क्षेत्र में कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। अब कंकड़ पत्थर पाए जाने से क्या खासियत होगी, तो मुख्य खासियत यही होती है कि इसकी जल धारण करने की जो क्षमता होती है, अगर उसकी बात की जाए तो जल धारण करने की क्षमता क्या हो जाती है, आप कह सकते हो कम होती है, अर्थात न्यूनतम होती है। क्यों, क्योंकि पानी जो होता है, पानी बड़ी तेजी से जमीन में चला जाता है, ठीक है। बाकी अगर देखा जाए तो इसी के परिप्रेक्ष्य ध्यान रखिएगा, ये जो कंकड़ पत्थर का क्षेत्र होता है यहाँ पे जल धारण करने की क्षमता तो कम ही होती है, लेकिन साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर झाड़ी वाले पौधे उगते हैं, झाड़ी वाले पौधे आपके उगते हैं। और झाड़ी वाले पौधों के परिप्रेक्ष्य आप कह सकते हो कि खास करके रसीले फलों की जब बात की जाए तो इनकी मात्रा देख मिलती है। रसीले फल क्यों उगते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं, मान लेते हैं आपके घर में गमला है, गमला की जब बात की जाए तो गमला के परिप्रेक्ष्य आप कह सकते हो कि गमले में जब आप पानी देते हो तो पानी देने के कारण आपका गमला सदैव क्या होता है, हरा भरा रहता है। संयोग से क्या होता है, यहाँ पे साल में 2 बार बरसात होती है, तो यहाँ के पेड़ पौधे हरे भरे बने रहते हैं। तो रसीले फलों की संकल्पना यहाँ पे आपको मिलती है, जिनमें आपने नाम सुना होगा जैसे नींबू, नींबू के अलावा संतरा, संतरा के अलावा मौसमी, मौसमी के अलावा आपका लीची, और लीची के अलावा आप कह सकते हो आम। ये कुछ विशेष प्रकार की फसलें होती हैं जो आपको यहाँ पर दिख मिलती हैं, ठीक है। लीची आपके एक पेपर हुआ था शायद, कौन सा था, BEO जिसको हम कहते हैं ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। संयोग से हम उस समय यूपी पढ़ाना चालू कर दिए थे, लगभग हमें लगता है 1 साल बीते होंगे। तो हमारे मित्र थे, उन्होंने पेपर दिया, कहें BO का पेपर दिए थे, पंडित जी बताइए तो लीची हमारे यूपी में कहाँ उत्पादित होता है। हमने कहा इतना गंभीर सवाल अच्छा ठीक है, सहारनपुर में होता है। कहा अरे हमारा तो गलत हो गया। हमने कहा वो कैसे गलत हो गया, कहें गलत कर दिया। हम कहा तो गलत कर दिया तो कर दिया, नहीं पढ़े हो तो क्या होगा, ठीक है, पढ़ लिए होते कम से कम हमारे साथ मिलके, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लीची की जब बात की जाए तो यह कहाँ पाई जाती है, कंकड़ पत्थर क्षेत्र में, खास करके कंकरेली पथेली लोकेशन में, ठीक है। आगे की जब बात की जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु कहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में दिख मिलती है।
मेला करा दें, ओ माय गॉड, दैट्स ट्रू लव। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, टिक आपके सामने करा दिया ना, देख सकते हैं आप, पड़ोसी राज्य नेपाल के साथ चल रहे जिले। आप यहाँ पे आइए, किस में, वीडियो वाले सेक्शन में का करा रखे हैं, उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल, उत्तर प्रदेश के यूनेस्को साइट, उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्यजीव विहार, उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेला, देखा है कि नहीं देखा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में प्रमुख उत्सव महोत्सव, उत्तर प्रदेश में प्रमुख नियुक्तियां। अब एक बात का लड़का का जान ले लोगे भाई, आपके लिए सारी चीजें हम करा रहे हैं, परेशान काहे हो रहे हो। हम बार बार कहते हैं कि आप बने तो रहिए, केवल सारी चीजों को लेकर के एक एक क्रम में सारे संदर्भ आपके साथ साझा करें, चाहे वो थ्योरी का पार्ट हो, चाहे आपके क्विज का पार्ट हो, चाहे मॉक टेस्ट का पार्ट हो, जीके जीएस का सेशन हो, सारी चीज़ें कर रहे हैं। बस इतने तो आपसे कहते हैं कि आप लोग अगर इस चैनल पर जुड़े हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके थ्योरी वाला संकल्पना हम बिल्कुल साध लिए हैं कि बहुत बड़ा क्लास ना लेंगे, ये सत्य बात है। जो सैटरडे को मैराथन चलती है वो चलेगी, 2-2 घंटे का थ्योरी का पार्ट उसमें कवर करते रहेंगे, लेकिन कम समय में ज़्यादा चीज़ों को हम दे पाएँ, उसके लिए सुबह की जो 8 बजे का एक छोटा सा सेशन देते हैं वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो उसके माध्यम से हम छोटे छोटे टॉपिक के माध्यम से एक एक टॉपिक निपटाते जा रहे हैं, और ये अच्छी बात भी है। चाय पीते समय आप चाय बना रहे हैं भाई, सुबह 8 बजे लगभग आज की ठंडी के समय में उठते होंगे, कहीं अपने रूम में केतली धुला, उसके बाद चाय डाला, तब तक लगा दिया, 5-10 मिनट में ख़त्म हो गया, कोई तेजी ना कोई संकल्पना नहीं, ठीक है। चलिए, वर्षा ऋतु की जब बात की जाए तो ये कहाँ पर सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पर देख मिलती है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, आज हमारे यहाँ पर वर्षा की जब बात की जाए तो वर्षा किस माध्यम से होती है, तो हमारी यूपी की जो बरसात होती है, आपने सदैव सुना होगा, इधर से आने वाली हवाओं के माध्यम से होता है, क्योंकि ये कहाँ से आती है, ये पूरब दिशा है। तो पूरब दिशा से आने के कारण से इसे क्या कहते हैं, हम लोग अपने यहाँ पे इसे कई बार नाम देते हैं पूर्वा मानसून। क्या नाम देते हैं, पूर्वा मानसून के रूप में जानते हैं। ये पूर्वा मानसून की जब बात की जाए तो पूर्वा मानसून क्या करती है, हमारी यूपी में प्रवेश करती है, और हमारी यूपी में जब प्रवेश करती है तो इस दशा में क्या होता है, पहला चरण यहाँ पे, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या करती है, ये बरसात कराती है। तो इस दशा में क्या हो जाता है, आपका जो गोरखपुर का रीजन है वहाँ पे सबसे ज़्यादा बरसात कराती है। और सबसे ज़्यादा बरसात कराने की जब बात की जाए तो इसका संदर्भ ध्यान रखिएगा, 187.4 सेंटीमीटर, 187.7 सेंटीमीटर की जब बात की जाए तो ये क्या होता है, यह यहाँ पे आपके बरसात हो जाती है, आपके गोरखपुर में, यूपी में सबसे ज़्यादा बरसात होती है। लेकिन यही बरसात आगे चलती चली जाती है तो ये वाला जो लोकेशन है, ये लोकेशन छूट जाता है, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बहुत नाम मात्र की बरसात होती है। कई बार आपने सुना होगा मथुरा के रूप में, तो मथुरा की जब बात की जाए तो मथुरा में केवल 54.4 सेंटीमीटर बरसात होती है, ठीक है। तो मथुरा में केवल 54.4 सेंटीमीटर आपकी बरसात होती है, और गोरखपुर में क्या होता है, सबसे ज्यादा बरसात आपको देखे मिलता है। हमारी यूपी में 2 प्रकार की बरसात होती है, पहला पूर्वी मानसून, जिसका संदर्भ होता है आपके जुलाई के महीने में, जुलाई से इसकी शुरुआत हो जाती है, और अच्छी खासी मात्रा जुलाई में आपको देख मिल जाती है। प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो इस परिप्रेक्ष्य ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर जुलाई के परिप्रेक्ष्य, आप कह सकते हो कि यूपी के परिप्रेक्ष्य में क्या होता है, कुल बरसात का लगभग 80% क्या होता आता है, यह आपको देखने को मिल जाता है। आगे की जब बात की जाए तो अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पूर्वा मानसून के अलावा अगर यहीं पर देखा जाए तो नाम के लिए ही खासा ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें, हमारे मथुरा में सबसे कम बरसात होती है, लेकिन यहीं पर ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर ठंडियों में भी बरसात होती है। ये जो ठंडी में बरसात होती है वो कैसे होती है, तो ठंडी की जो बरसात होती है, अगर इसकी बात की जाए तो ये किस समय होती है, तो ये खासा ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर जब हम पश्चिमी विक्षोभ की बात करते हैं तो पश्चिमी विक्षोभ का नाम ध्यान रखिएगा। पश्चिमी विक्षोभ की जब बात की जाए तो पश्चिमी विक्षोभ का नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके माध्यम से यूपी की जब बात की जाए तो यूपी में करीब करीब 10% क्या होती है, बरसात आपको दिख मिलती है। तो यूपी के अंदर करीब करीब 10% क्या हो जाती है, आपकी बरसात होती है पश्चिमी विक्षोभ के माध्यम से। ये सर्दियों के अंदर आपको दिख मिलता है। तो बरसात की जब बात की जाए तो गोरखपुर में सबसे ज्यादा बरसात, और बनारस में क्या हो जाती है बरसात की जब बात की जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो बरसात का संदर्भ ध्यान रखिएगा, और जुलाई महीना ध्यान रखिएगा, क्योंकि जुलाई महीने में क्या होता है, हमारे यूपी में सबसे ज्यादा बरसात होती है। खासा अगर देखा जाए तो 4 महीने के बरसात के समय को भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि 4 महीना जो होता है वह कब से कब तक होता है, तो ये आपके जुलाई से लेकर के आपका अक्टूबर तक विद्यमान होता है, ठीक है। तो जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक का ये 4 महीने का जो समय होता है, ये हमारे यहाँ पर बरसात के रूप में जाना जाता है, ठीक है। आगे की जब बात की जाए तो कहा जा रहा है किसी एक राज्य में सरकार ने गौ हत्या को रोकने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन को चालू किया है, ठीक है। अगर देखा जाए तो इसका नाम, अगर इसकी बात की जाए तो इसका संबंध हमें देखने मिलता है, ठीक है, सुनील यादव। हाँ बिल्कुल, वहीं से ही आप पढ़े होंगे, बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि वही तो एक जगह था जहाँ से हम आप लोगों के बीच में आए थे, ठीक है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है। बाकी एक काम जरूर करिएगा
कि अगर आप लोग इस सेशन में जुड़े हैं तो इस सेशन को अपने दोस्तों मित्रों के पास पहुंचाने के लिए खासा इसे लाइक और साझा भी करते रहिएगा, ठीक है। हमें देख रहा है कि ना तो कोई लाइक करता है ना तो कोई साझा करता है, चलो अच्छी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई संदर्भ नहीं है। पसंद आती हैं चीज़ें तब करिएगा, कोई दबाव वाला सीन ना है, ठीक है। बाकी पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, तैयारी में कोई कोर कसर ना होनी चाहिए। हमारी जो संकल्पना है उसके लिए हम बिल्कुल आपके साथ यहाँ पे क्या है, तत्पर हैं, ठीक है। तो बाकी संकल्पनाओं के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता आपकी दासी होगी। ये हमारा नहीं सबका मानना है, क्योंकि यही एक आधार लेकर के हम लोग क्या करते हैं, निकल पड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसकी बात करें, आपके उत्तर प्रदेश को आधारित करते हुए। आज उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य इसका नाम क्या हो जाता है, खासा किसके रूप में देख मिलता है, तो यह नाम आपको देख मिलता है गौ हत्या के परिप्रेक्ष्य ऑपरेशन कन्वेक्शन। तो सीधे शब्दों में आप कह सकते हो कि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा क्या किया गया था, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ऑपरेशन कन्वेक्शन की शुरुआत की गई थी। एक्चुअली ध्यान रखिएगा, हमारे यूपी पुलिस की जब बात की जाए तो हमारी यूपी पुलिस के माध्यम से कुछ विशेष प्रकार के अभियान चालू किए गए हैं। कौन कौन से अभियान चालू किए गए हैं, तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो यूपी पुलिस के माध्यम से जो आपका अभियान चालू किया गया है, पहला तो हो गया ऑपरेशन कन्वेक्शन। ये किसके लिए, गौ हत्या के लिए। गौ हत्या के लिए ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन सवेरा का नाम आपने सुना होगा, ऑपरेशन सवेरा। अगर इसकी बात की जाए तो इसका संबंध किससे है, तो ऑपरेशन सवेरा जो है वो है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने माता पिता को बुजुर्ग अवस्था में कह सकते हो कि जो वृद्धाश्रम होता है उसमें छोड़ देते हैं। तो उस दशा में क्या होता है, बुजुर्ग व्यक्तियों की जब बात की जाए तो बुजुर्ग अभिभावकों का खास करके सहायता देना, अर्थात आप कह सकते हो कि अगर कोई अपने माता पिता को ऐसे वृद्धाश्रम वगैरह में कह सकते हो छोड़ दिया है, तो उस दशा में क्या होगा, उस दशा में हमें क्या करना है, उनके परिवारों तक उनको पहुंचाना, और कोई भी अगर आनाकानी कर रहा ना तो वो जो जमीन वमीन दिया जाता ना गार्जियन के द्वारा तो उसे छीन लेना, ठीक है। तो बुजुर्ग अभिभावकों के परिप्रेक्ष्य में इसका नाम आता है ऑपरेशन सवेरा के अलावा ऑपरेशन जागृति। ऑपरेशन जागृति, ऑपरेशन जागृति भी आपके यूपी पुलिस के द्वारा चालू किया गया, जिसका मूल मंतव्य था कि हमारे लोगों को एक तरीके से क्या करना, अवेयर करना, अवेयर करना, ताकि वो अपनी बातों को क्या करे, दमखम से रख पाए। तो मतलब कह सकते हो कि बात बिना डरे कहें, अगर उनकी बात की जाए तो उसके लिए क्या किया गया, आपके जागृति को चालू किया गया। खास करके आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं जहां पे जागरूकता की बात की जाए। पुनः यहीं पर अगर देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर ऑपरेशन मुस्कान, ऑपरेशन मुस्कान की जब बात की जाए तो ये किसके लिए चालू किया गया, ये ऐसे बच्चों के लिए चालू किया गया जो खास करके कहीं खो जाते हैं। तो कह सकते हो कि खोए हुए बच्चों को क्या करना, उनके परिवार से मिलाना। तो खोए हुए बच्चों को उनके परिवार से मिलाने के लिए यह ऑपरेशन मुस्कान चालू किया गया। ऑपरेशन मुस्कान के अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन खास करके लंगड़ा, ऑपरेशन लंगड़ा ये यूपी पुलिस के द्वारा चालू किया गया। इसका मंतव्य क्या था कि कोई भी व्यक्ति अगर दुर्दांत टाइप का अपराधी है, भागता वगैरह है, तो उस दशा में क्या करना, उसके पैर में गोली मार देना, ताकि वो क्या कर पाए, आगे ना भाग पाए। अच्छा, पैर में गोली मारने के अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, एक ऑपरेशन और जिसको हम नाम देते हैं किसके रूप में, खास करके पाताल लोक। तो ऑपरेशन पाताल लोक की जब बात की जाए तो ये भी आपको देखने को मिल जाता है। अब ऑपरेशन पाताल लोक का संबंध क्या था, ऑपरेशन पाताल लोक की जब बात की जाए तो इसका जो संबंध था, अगर इसकी बात की जाए तो ये ध्यान रखिएगा, ये हमारे यहाँ पर चालू किया गया कि कोई भी अपराधी अगर क्या है, कहीं पे छिपा हुआ है, तो छिपे हुए अपराधी को क्या करना, खास करना बाहर निकालना। तो छिपे हुए अपराधी को बाहर निकालना, ये आपके ऑपरेशन पाताल लोक से संबंधित था। इवन इसी परिप्रेक्ष्य आपने एक और ऑपरेशन सुना होगा, ऑपरेशन नाकेल। ऑपरेशन नाकेल क्या था, जो आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, उस आतंकवादी गतिविधियों को कैसे रोका जा सके, उसके लिए खास करके क्या है, उसके लिए कह सकते हो कि हमारे यहाँ पर जो नकली गाड़ियों का प्रयोग करते हुए क्या करते हैं, हमारे यहाँ पर अलग अलग लोग क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों को संचालित करते हैं। तो उसकी दशा में क्या करना, उसको रोकना। क्योंकि आपने देखा होगा विभिन्न प्रकार के लोग क्या करते हैं, पुरानी गाड़ी वगैरह का इस्तेमाल कर लेते हैं और उस पुरानी गाड़ी वगैरह से संबंधित क्या करते हैं, जैसे बम विस्फोट वगैरह को अंजाम देते हैं। क्योंकि ये जो गाजियाबाद है दिल्ली का पड़ोस है, इन दोनों की जब बात की जाए तो यहाँ पे बॉर्डर एरिया होने की वजह से क्या होता है, इसका नाम आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो कहा जा रहा है कि एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय हमारे यूपी में देख मिलता है। कहाँ पे इसकी अवस्थिति होती है, खास करके अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे नाम होता है एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय। प्राविधिक विश्वविद्यालय मतलब आप कह सकते हो टेक्निकल यूनिवर्सिटी।
हमारे यूपी में अगर टेक्निकल यूनिवर्सिटी की जब बात की जाए तो उसका नाम ध्यान रखिएगा, परिपेक्ष रूप में कुछ नाम होते हैं। जैसे आपने मोतीलाल नेहरू का नाम सुना होगा, मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये कहाँ से समित है? तो ये आपको प्रयागराज में दिख मिलता है। आज प्रयागराज की जब बात की जाए तो प्रयागराज में क्या होता है? प्रयागराज में खासा ध्यान रखिएगा, आपके मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ देखने मिलता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आपने सुना होगा हरकोट बटलर के बारे में। आज हरकोट बटलर की जब बात की जाए तो हरकोट बटलर का नाम ध्यान रखिएगा, यह आपके कानपुर से संबंधित है। कहाँ पे? कानपुर में। और यहीं पर अगर देखा जाए तो आपने पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम से सुना होगा, इनके नाम से एक टेक्निकल विश्वविद्यालय आपके गोरखपुर में। क्लियर? तो गोरखपुर की जब बात की जाए तो गोरखपुर में मदन मोहन मालवीय को लेकर के एक टेक्निकल कॉलेज क्या होता है, ये आपको देख मिलता है। तो हमारे यूपी में ये आपके टेक्निकल कॉलेज होते हैं। हालांकि एक नाम और आपने सुना होगा IIT कानपुर, ये कुछ टेक्निकल कॉलेज हैं जो हमारे यूपी में आज अवस्थित हैं। ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू के नाम से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये प्रयागराज में संबंधित है। हरकोट बटलर के नाम से कानपुर में आपको दिख मिलता है। मदन मोहन मालवीय के नाम से आपके गोरखपुर में होता है। IIT आपके कानपुर में स्थित है। बाकी अगर हम अब्दुल कलाम की बात की तो इनके नाम से जो एक प्राविधिक विश्वविद्यालय है, ये कहाँ से समित है? तो आपकी राजधानी लखनऊ में देख मिलता है। अच्छा, यहीं पर एक नाम ध्यान रखिएगा, किसके बारे में? एक नाम आपने सुना होगा, किसके बारे में? अभी हमारे यहाँ पर जैसे स्कूल चलो अभियान आप देखते हैं, उसी तर्ज पर अभी हमारे राज्य सरकार के द्वारा क्या एक अभियान चालू किया गया है? तो चालू किया गया पॉलीटेक्निक चलो अभियान। तो पॉलीटेक्निक चलो अभियान की जब बात की जाए तो ये अभी हमारे यूपी में चालू किया गया है। इसका मंतव्य क्या है? क्योंकि आपने देखा होगा कि जो पॉलीटेक्निक होता है, ITI होता है, वो समाज के बहुत जो छठे टाइप के लोग होते हैं वही करते हैं। मतलब जिसको हम एक तेज तर्रार बच्चा कहते हैं, वो सामान्यतः डिप्लोमा नहीं करता है। अधिकतर मात्रा में वो क्या करता है? वो डॉक्टर इंजीनियर का सपना बनता है। ठीक है, लेकिन जो हमारे यहाँ पर कह सकते हो जो बहुत पिछड़े होते हैं, ना पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, वही लोग क्या करते हैं? पॉलिटेक्निक डिप्लोमा वगैरह करते हैं। लेकिन आज की ज़रूरत क्या है? आज की ज़रूरत है स्किल। कोई भी व्यक्ति अगर जिसके पास स्किल है, योग्यता है, तो उसे रोजगार आसानी से मिल जाएगा। तो उसी परिपेक्ष में क्या किया गया, हमारे यहाँ पर बच्चों को प्रेरित किया गया कि भैया अपने अंदर योग्यता लाओ, अपने स्किल को निखारो। और पॉलिटेक्निक वगैरह जो आज हमारी यूपी के लगभग हर जिले में स्थापित है, कम से कम उसमें पढ़ाई करो या निजी पॉलिटेक्निक में पढ़ाई करो, लेकिन अपने आप को क्या करो? व्यवस्थित करो, अपनी स्किल को बढ़ाने की कोशिश करो। तो पॉलिटेक्निक चलो अभियान अभी हमारे यहाँ पे यूपी में बड़े स्तर पर चालू किया गया था। उत्तर प्रदेश में वस्त्र उद्योग, अगर इसकी बात की जाए तो उससे संबंधित जो एक संस्थान है वह कहाँ पे आपको देख मिलता है? वस्त्र उद्योग संस्थान की जब बात की जाए तो यह प्रमुख रूप से आपको देखने को मिल जाता है लखनऊ, कन्नौज, उन्नाव या फिर आपके कानपुर में। देखिए, वस्त्र की जब बात की जाए तो वस्त्र के लिए आपने कई बार सुना होगा टेक्सटाइल। आज टेक्सटाइल की जब बात की जाए तो टेक्सटाइल के लिए आपने नाम भी सुना होगा, किसके बारे में? PM के नाम से एक योजना सुना होगा, PM मित्रा पार्क। PM मित्रा पार्क की जब बात की जाए तो ये किससे समित है? तो ये है फाइबर टू फैशन। ये 7 अलग अलग चरणों को व्यवस्थित करते हुए क्या होगा, ये नाम आपको दिख मिलता है। अब इस बिंदु की जब बात की जाए तो इस बिंदु के लिए खासा ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर जो PM मित्रा पार्क डेवलप किया गया, अगर उसकी बात की जाए तो उसके परिप्रेक्ष्य में एक बिंदु आपका घोषित किया गया कि हमारे देश में 7 ऐसे पार्क स्थापित होंगे। तो यूपी के अंदर एक पार्क आपका स्थापित किया गया है आपके यूपी में, हरदोई संडीला, इस लोकेशन में। बाकी अगर देखा जाए तो कपड़े के लिए आपने कई बार सुना होगा, किसके बारे में? यूपी के परिप्रेक्ष्य अगर देखा जाए तो आपने अहमदाबाद का नाम सुना होगा। अहमदाबाद को हम लोग क्या कहते हैं? अहमदाबाद की जब बात की जाए तो इसको हम भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। अहमदाबाद के अलावा ध्यान रखिएगा, अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत का किसे कहते हैं? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर हम लोग कानपुर को कहते हैं। जबकि अगर यहीं पे बात की जाए तो दक्षिण भारत का किसे कहते हैं? तो दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर बोला जाता है वो आपके कोयम्बटूर को बोला जाता है। ठीक है, तो कोयम्बटूर का नाम ध्यान रखिएगा। आज इन सबके नाम प्रमुख रूप से। अब यहीं पर अगर देखा जाए तो नाम ध्यान रखिएगा कपड़ा के लिए। कपड़ा की जब बात की जाए तो कपड़ा के परिप्रेक्ष्य ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर सूती मिलों की जो अच्छी खासी संख्या है वो कहाँ पे आपको दिख मिलती है? तो सूती मिलों की अच्छी खासी संख्या आपके कानपुर में दिख मिलता है। ठीक है, जबकि हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी में आपने सुना होगा किसके बारे में? होजरी उत्पाद के बारे में। तो होजपुरी उत्पाद की जब बात की जाए तो ये भी आपके इसी कानपुर में अच्छी खासी मात्रा में देख मिलता है। कानपुर की जब बात की जाए तो इसी परिप्रेक्ष्य आपने सुना होगा लाल इमली, आपकी जो एक कंपनी होती है, जो एक ब्रांड होती है, जिसके माध्यम से क्या होता है कपड़ा आपका बनाया जाता है, तो उसकी जो पहली फैक्ट्री लगी थी वो भी आपके कानपुर में लगी थी। ठीक है,
कपड़े की जब बात की जाए तो कपड़ा हमारे यहाँ पर दो प्रकार से आपका उगाया जाता है, मतलब बनाया जाता है। खास करके अगर देखा जाए तो नाम क्या होता है, एक नाम आपने सुना होगा हथकरघा। हथकरघा जिसमें हम कह सकते हैं कि हैंडलूम, जिसमें क्या होता है खास करके हाथों से आपके कपड़े बनाए जाते हैं। और एक नाम कैसे समित होता है, तो वो नाम होता है पावर लूम, अर्थात जिसको हम क्या कहते हैं, बिजली करघा के रूप में जानते हैं। क्योंकि हथकरघा की बात करें तो हथकरघा के परिपेक्ष एक नाम ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे अभी एक तिथि घोषित हुई थी 7 अगस्त। 7 अगस्त, आज 7 अगस्त की जब बात की जाए तो इसे क्या घोषित किया गया है, तो इसे खास करके हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया है। हथकरघा दिवस की जब बात की जाए तो हथकरघा दिवस के रूप में 7 अगस्त को घोषित किया गया था। ठीक है, बाकी अगर देखा जाए तो नामों को लेकर के ध्यान रखिएगा, हमारी यूपी में वस्त्र उद्योग का संस्थान कहां से समित है, तो आपको कानपुर में ही देख मिलता है। कानपुर की जब बात की जाए तो कानपुर में आज अच्छा खासा आपका क्या होता है, उत्पादन प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में भारत माता का एक मंदिर है, यह कहां पे आपको देख मिलता है। हमारे उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो हमारे यूपी में एक भारत माता का, मतलब भारत माता का एक मंदिर आपको दिख मिलता है, ये कहां से समित है। ये भारत माता मंदिर अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, बनारस में, कानपुर में, इलाहाबाद में या फिर आपके लखनऊ में। अगर इसकी संकल्पना की जब बात की जाए तो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो भारत माता का मंदिर है, अक्सर हमने मंदिर को जब भी देखा है ना, तो मंदिर में आप भी जानते हैं कि कोई भी मंदिर होता है तो उस मंदिर में आप भी जानते हैं मुख्य रूप से क्या होता है कि उसमें मूर्ति होती है। लेकिन इस मंदिर की जब बात की जाए तो इसमें कोई मूर्ति नहीं है। बेसिकली अगर देखा जाए तो इस भारत माता के परिप्रेक्ष्य यहाँ पर मूर्ति ना होकर के क्या होता है, सीधे शब्दों में कह सकते हो कि भारत का जो नक्शा है, भारत का नक्शा है, जिसे क्या किया गया है, आपके संगमरमर से बनाया गया है। तो संगमरमर की जब बात की जाए तो संगमरमर से क्या किया गया है, यह आपका नक्शा बनाया गया है। बेसिक अगर देखा जाए तो इस परिपेक्ष में ध्यान रखिएगा, ये 3D इमेज है। 3D मतलब आप कह सकते हो क्यों, क्योंकि अगर हम भारत के नक्शे की बात करते हैं तो भारत का नक्शा जो संबंधित होता है, बेसिक आप कह सकते हो ये प्लेन पेपर पे होता है। लेकिन इस परिपेक्ष की जब बात की जाए तो इस परिपेक्ष में क्या होता है, आप जो पश्चिमी घाट को देखेंगे, आप हिमालय की पहाड़ियों को देखेंगे या ताल तलैया को देखेंगे, तो उन सब चीज़ों की जब बात की जाए तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इसमें बिल्कुल अच्छी तरीके से उकेरी गई हैं। तो 3D टेबल का आप कह सकते हो कि ये आपका नक्शा होता है। भारत माता मंदिर कहाँ से संबंधित है, तो आपके बनारस में पड़ता है। बनारस में इसका नाम प्रमुख रूप से दिख मिलता है। यहीं पे अगर देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर चूंकि भारत माता की बात चली तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, भारत कला भवन ये कहाँ संबंधित है, तो भारत कला भवन जो है ये भी आपके बनारस में पड़ता है। और बनारस की जब बात की जाए तो बनारस के अलावा एक नाम ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तानी अकादमी। हिंदुस्तानी अकादमी की जब बात की जाए तो इसका संबंध कहाँ से है, तो हिंदुस्तानी अकादमी की जब बात की जाए तो यह आपको प्रयागराज में दिख मिलता है, प्रयागराज में प्रमुख रूप से। वैसे बनारस के मंदिरों की बात चल रही है तो एक नाम ध्यान रखिएगा, काफी विशाल मंदिर और काफी महत्वपूर्ण मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर की जब बात की जाए तो इसकी संकल्पना अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस मंदिर की जब बात की जाए तो इस मंदिर के बारे में आपने सुना होगा कि औरंगजेब के द्वारा कई बार तोड़ फोड़ करा गया, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो रानी अहिल्याबाई का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, रानी अहिल्याबाई, तो रानी अहिल्याबाई होलकर की जब बात की जाए तो उनके माध्यम से क्या किया गया था, इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया है। ठीक है, तो काशी विश्वनाथ मंदिर अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होता है। इवन एक मंदिर और आपने सुना होगा जिसे हम क्या कहते हैं, अन्नपूर्णा मंदिर भी कहते हैं। अन्नपूर्णा मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर की जब बात की जाए तो इनका संबंध क्या है, तो बताया जाता है कि जहाँ पे देवी का प्रसाद हम चढ़ाते हैं, तो शुरुआती संदर्भ में क्या होता है कि हम लोग देवी को प्रसाद चढ़ाते हैं और उसके बाद जो बचता है उसे हम क्या करते हैं, वितरित करते हैं। लेकिन अन्नपूर्णा चूंकि हमारे यहाँ पर आप कह सकते हो भोजन की देवी, अर्थात हम खाद्य की बात करें, अन्न की देवी के रूप में जानते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, पहले लोगों को प्रसाद वितरित होता है और जो बचा होता है वह यहाँ पे चढ़ाया जाता है। तो अन्नपूर्णा देवी का मंदिर खासा ध्यान रखिएगा, ये कहाँ से समित है, ये आपके बनारस में ही पड़ता है। और बनारस की जब बात की जाए तो बनारस में सारनाथ का लोकेशन अपने यहाँ पे काफी फेमस है ही है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में एकमात्र महिला केंद्रीय कारागार, महिला केंद्रीय कारागार की जब बात की जाए तो यह प्रमुख रूप से हमारे यूपी में प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। नाम की जब बात की जाए तो ये नाम संबंधित था बरेली, आगरा, लखनऊ या फिर प्रयागराज। ध्यान रखिएगा, पुरुषों को जेल होती है लेकिन महिलाओं को भी जेल होती है। अगर कोई बहुत ज्यादा बदतमीजी करेगा ना तो इसे कनवा पकड़ के ऐंठ करके मारेगा, एक तमाचा लपड़िया देगा और उसी दशा में क्या होगा, कहेगा चलो जेल। संकल्पना की जब बात की जाए तो ये कहाँ पे आपको देख मिलेगी, एकमात्र महिला केंद्रीय कारागार।
बेसिक रूप से अगर देखा जाए तो जो बहुत ज़्यादा बदतमीजी करती है ना, उन्हीं को इसमें डाल दिया जाता है। हमारे यूपी में आप भी जानते हैं, चूंकि इनकी संख्या अभी कम है, तो इसी कारण से क्या है, इसका केवल एक ही नाम है। बेसिक रूप से अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर खास ध्यान रखिएगा, कुल 6 जेल आपको देख मिलते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, केंद्रीय जेल के रूप में जानते हैं। केंद्रीय कारागार की जब बात की जाए तो इनकी कुल संख्या क्या होती है, 6 जेल के रूप में देख मिलती है। और हमारी यूपी में आपने सुना होगा कुल 63 जिला कारागार आपको देख मिलते हैं। 63 जिला कारागार की जब बात की जाए तो इनकी संख्या आपको देखने को मिल जाती है, जो राज्य सरकार के द्वारा जिला स्तर पर स्थापित किया जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक नाम आपने सुना होगा, एक हमारे यहाँ पर क्या है, बाल कारागार भी आपको देखने को मिल जाता है, बाल कारागार। इवन अगर देखा जाए तो एक हमारे यहाँ पर क्या है, नारी बंदी निकेतन है। नारी बंदी निकेतन की जब बात की जाए तो यह प्रमुख रूप से यहां पर देख मिलता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो एक हमारे यहाँ पर आपने संपूर्णानंद का नाम सुना होगा, तो संपूर्णानंद के नाम से क्या है, एक आपको जेल का प्रशिक्षण संस्थान देख मिलता है। क्या, जेल की जब बात की जाए तो जेल का एक प्रशिक्षण संस्थान आपको संपूर्णानंद के नाम से देख मिलता है। ठीक है, तो इस पहलू की जब बात की जाए तो ये अलग अलग बिंदु आपको देख मिलते हैं। इवन आपने इसी क्रम में देखा होगा कि हमारी यूपी में क्या होते हैं, 2 उप कारागार भी देख मिलते हैं। ठीक है, तो 2 उप कारागार की जब बात की जाए तो ये भी ध्यान रखिएगा, हमारी यूपी में स्थित है। महिला केंद्रीय कारागार की जब बात की जाए तो ये कहां से समित होगी, तो ये खासा ध्यान रखिएगा, बरेली के अंतर्गत। बरेली की जब बात की जाए तो बरेली में महिला केंद्रीय कारागार स्थित है। और इसी बरेली की जब बात की जाए तो इसी बरेली में ध्यान रखिएगा, खास करके आपके यूपी का पहला केंद्रीय कारागार हुआ था। ठीक है, तो यूपी का अगर पहला केंद्रीय कारागार की जब बात कीजिएगा तो यह भी ध्यान रखिएगा, यूपी का पहला केंद्रीय कारागार जो है वो भी आपके इसी बरेली के अंतर्गत ही आपका स्थापित किया गया था। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा जो है उसके पहले अध्यक्ष कौन थे। आज उत्तर प्रदेश विधानसभा की जब बात की जाए तो उसके पहले अध्यक्ष के रूप में किसका नाम आता है। विधानसभा की जब बात की जाए तो विधानसभा आप भी जानते हैं कि हमारी यूपी में यह मुख्य रूप से कब डेवलप किया गया, तो यह 1937 में डेवलप किया गया, जब हमारे संयुक्त प्रांत का क्या हुआ था, चुनाव हुआ था। बेसिक अगर देखा जाए तो इस विधानसभा के बारे में आपने सुना होगा, इसे हम क्या नाम देते हैं, निम्न सदन के रूप में जानते हैं। विधानसभा के लिए आपने सुना होगा संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 170 जिसमें क्या किया गया, इसके बारे में प्रावधान है। खास करके अगर देखा जाए तो इसको हम एक और नाम देते हैं, लोकप्रिय सदन भी नाम देते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो चुनाव होता है वो कैसे होता है, तो इन लोगों का चुनाव होता है प्रत्यक्ष तरीके से। कितने साल पे होता है, तो इनका चुनाव होता है 5 साल के अंतराल पे। सामान्य रूप से कोई भी व्यक्ति जिसकी अवस्था क्या है, 25 वर्ष की है, वह इसमें चुना जा सकता है। और व्यक्ति विशेष की जब बात की जाए तो आपने सुना भी होगा, कुल मिला के आज 403 क्या है आपके सदस्य जो हैं, इनका यहाँ पे चुनाव होता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस सदन की जब बात की जाए तो इस सदन को क्या किया जाता है, 5 साल के अंतराल पे भंग भी किया जा सकता है। तो जैसे आपके स्कूलों में आपने देखा होगा कि स्कूलों में क्लासेज लगती हैं, तो क्लास के अंदर जितने बच्चे होते हैं उन्हें क्लास के बच्चों से एक मॉनिटर का चुनाव कर लिया जाता ताकि क्लास की व्यवस्था को बनाई जा सके। तो उसी तरीके से हमारा जो विधानसभा होता है, तो विधानसभा में कोई माइक ना तोड़े, कोई कुर्सी ना फेंके, उस दशा के लिए एक अध्यक्ष की नियुक्ति उन्हीं लोगों के बीच से कर लिया जाता है। तो पहले अध्यक्ष की जब बात की जाए तो पहले अध्यक्ष का नाम आपने सुना होगा, उनका नाम था पुरुषोत्तम दास टंडन। क्या नाम था, पहले अध्यक्ष की जब बात की जाए तो उनका नाम था पुरुषोत्तम दास टंडन। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान अध्यक्ष का नाम होता है, तो वर्तमान की जब बात की जाए तो वर्तमान अध्यक्ष का नाम ध्यान रखिएगा, इनका नाम है सतीश महाना। तो सतीश महाना की जब बात की जाए तो सतीश महाना का नाम ध्यान रखिएगा, खास करके ये क्या हो जाते हैं, वर्तमान अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। बेसिक अगर देखा जाए तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, 403 सदस्यों में आपने कई बार सुना होगा 84 जो सीटें हैं वो एससी के लिए रिजर्व है। 2 सीटों की जब बात की जाए तो 2 सीटें आपकी एसटी के लिए रिजर्व की गई हैं। तो इन चीजों को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो विधानसभा के पहले अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन, वर्तमान में आपके सतीश महाना। एक तत्व और आपने सुना होगा जिसको हम कहते हैं प्रोटेम स्पीकर। ये प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, तो प्रोटेम स्पीकर एक ऐसी संकल्पना होती है, जब भी कोई नई विधानसभा चुनी जाती है तो उस दशा में आप भी जानते हैं कि जो राज्यपाल होता है वही क्या करता है, कैबिनेट को पूरी तरीके से शपथ दिलाता है, मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है। लेकिन राज्यपाल कितना बुजुर्ग व्यक्ति होता है, अगर सभी लोगों को 403 सदस्यों को शपथ दिलाने लगे तो वहीं चक्कर खा के गिर जाएगा। तो ये काम कहता है कि भैया ये 2-4 मंत्री को हम शपथ दिला देते हैं, और एक जो सदन का सबसे बुढ़ऊ मेंबर हो उनको बुला दो और उन्हें हम जिम्मेदारी सौंप देते हैं कि भैया जितना लोग हैं सबको तुम क्या करो, शपथ दिला देना और एक व्यक्ति को अध्यक्ष बना देना, यही तुम्हारा काम होगा।
तो शुद्ध रूप से जब सदन पहली बार चुना जाता है तो जो सदस्यों के बीच में सबसे बुजुर्ग सदस्य, बुजुर्ग का मतलब जो कई बार चुन करके आया है, जो काफी लंबे समय से सदन को जानता पहचानता है, उसको नियंत्रित तरीके से प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है। और उसका संदर्भ क्या होता है कि भैया जितने भी सदस्य हैं ये हल्ला गुहार ना करें, सबको सदन का सदस्य दिला दिया जाएगा और उसी लोगों के बीच बैठा करके एक ठो मॉनिटर, एक ठो अध्यक्ष का चुनाव करा दीजिएगा। यही आपका काम होगा, बाकी काम अध्यक्ष संभालेंगे। ठीक है, तो प्रोटेम स्पीकर की जब बात की जाए तो पहले प्रोटेम स्पीकर खास करके नाम आता है रमापति शास्त्री। मतलब जो अब की बार के स्पीकर बने थे उनका नाम क्या था? रमापति शास्त्री। तो रमापति शास्त्री का नाम ध्यान रखिएगा, यह प्रोटेम स्पीकर के रूप में आपके चुने गए थे। अच्छा, ये विधानसभा कौन सी होती है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, आज हमारी 18वीं विधानसभा है। ठीक है, तो 18वीं विधानसभा की जब बात की जाए तो इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि मुगल शैली का सर्वोत्कृष्ट नमूना हमें देखने को मिलता है। ठीक है, मुगल शैली की जब बात की जाए तो मुगल शैली का सर्वोत्कृष्ट नमूना हमें प्रमुख रूप से देखने मिलता है। इसका जवाब जल्दी जल्दी करिएगा। मुगल शैली का सर्वोत्कृष्ट नमूना हम लोग देख पाते हैं, किस रूप में देख पाते हैं? तो मुगल शैली का सर्वोत्कृष्ट नमूना चला गया क्या? ओ माय गॉड, नहीं, तुम्हें नहीं जाना है। ठीक है, तुम्हें तो रहना है, तुम रहने के लिए बने हो, तुम नहीं जा सकते, तुम बिल्कुल नहीं जा सकते। ठीक है, चलो, मुगल शैली की जब बात की जाए तो उसका सर्वोत्कृष्ट नमूना क्या होगा? और इसी क्वेश्चन को आज का आखिरी क्वेश्चन मानेंगे। खास करके ध्यान रखिएगा, आप भी जानते हैं ताजमहल, क्योंकि ताजमहल तो विश्व के अजूबों में शामिल है। खास करके देखा जाए तो 1983 में ये आपका क्या हुआ है? यूनेस्को की जब बात की जाए तो यूनेस्को सूची में भी आपका शामिल है। यूपी में यूनेस्को में क्या है पता है कि नहीं है? नहीं पता है? ये वीडियो का क्या कर लेके बनाए हैं? हाई वीडियो हुआ जो सूत्रवा याद करने के लिए है, और उसके अलावा हाई वीडियो हुआ जो बनाया गया कि यूपी में रामसर स्थल, यूपी में आपकी यूनेस्को साइट, यही खातिर बनाया गया ताकि आपको पता चले। ठीक है, ताजमहल 1983 में यूनेस्को के रूप में शामिल हुआ। ताजमहल की जब बात की जाए तो आपने सुना होगा एक व्यक्ति थे जिनका नाम था शाहजहां। ओ माय गॉड, अपनी बीबी की जब बात की जाए तो मुमताज के लिए इन्होंने क्या किया था? खास करके इसको डेवलप किया था। ठीक है, बाकी अगर देखा जाए तो आप भी जानते हैं कि अगर स्वर्ण काल की बात की जाए, ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, स्वर्ण काल खास करके किसका? स्थापत्य कला का। तो स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से अगर स्वर्ण काल की बात करते हैं तो ये शाहजहां के काल को माना जाता है। भाई क्या किए थे? ताजमहल बनवा दिए थे, जो अजूबा ही है, तो स्वर्ण काल इसको माना जाता है। और ताजमहल के परिप्रेक्ष्य आपने सुना होगा उस्ताद अहमद लाहौरी, क्या बोलते हैं? उस्ताद अहमद लाहौरी। तो इनका भी नाम ध्यान रखिएगा, ये क्या थे? इसके इंजीनियर थे। ठीक है, बाकी अगर देखा जाए तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर आपने चित्रकला के बारे में सुना होगा। तो चित्रकला का जो जन्म था वह किसके द्वारा था? तो वह जन्म आपको देख मिलता है हुमायूं के द्वारा, हुमायूं। लेकिन अगर यहीं पर देखा जाए तो स्वर्ण काल किसके शासन काल में? तो स्वर्ण काल की जब बात की जाए तो यह आपको जहांगीर के शासन काल में। ठीक है, तो चित्रकला का नाम अलग रखिएगा। चित्रकला मतलब जहां पेंटिंग की बात होती है, और जब हम बात करते हैं स्वर्ण काल की तो स्वर्ण काल अलग होता है। वैसे ये ताजमहल हमारी यूपी का है, लेकिन अगर कोई आपसे पूछता है कि बताइएगा ये, चूंकि ये प्रेम की निशानी है, तो कई बार आपसे पूछा जाता है पूरब का ताज। तो पूरब का ताज किसे कहते हैं? तो पूरब का ताज आपने सुना होगा कई बार, हमारे यहाँ पर जो बहू बेगम का मकबरा है अगर उसकी बात की जाए तो उसको माना जाता है। अयोध्या में जो बहू बेगम का मकबरा है अगर उसकी बात की जाए तो उसको नाम दिया जाता है। और यहीं पर एक नाम और ध्यान रखिएगा, बीबी का मकबरा अपने आप में काफी फेमस है। बीबी का मकबरा ये दूसरा ताज के रूप में माना जाता है। कहाँ से संबंधित है? औरंगाबाद में। ठीक है, तो औरंगाबाद का नाम ध्यान रखिएगा, यहाँ से इसका संबंध आपको देखने मिलता है। ठीक है, तो ऐसे कई सारे नामों को ध्यान रखिएगा, आपकी परीक्षा के लिए ये सारे कई महत्वपूर्ण होते हैं। और बाकी आज की संकल्पना को अब हम यहीं पर विराम देंगे और पुनः आपसे मुलाकात होगी रात के 9 बजे वाली क्लास में। ठीक है, तो बाकी संदर्भों के साथ आज की क्लास को ही विराम देते हैं। ध्यान रखिएगा, अब इसके बाद आपकी 7 बजे से मैथ वाली क्लास होगी। तो जिन लोगों का एक आधार है कि हमें मैथ में अपने आप को मजबूत करना है, तो उनके लिए क्या है, ये संकल्पना आपको बनाई गई है। ठीक है, तो चलिए आज के विषय बिंदु को अब हम यही विराम देते हुए आप सबसे विदा लेते हैं। मिलते हैं फिर अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।